नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज सुबह अपने निजी आवास नगला तराई खटीमा में आम जनता की जन समस्याएं सुनने पहुंचे। इसके बाद सीएम ने फाइबर कंपनी के परिसर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हुए बूथ कार्यक्रम शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। आगामी 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच रहे हैं। लिहाजा बीजेपी पार्टी संगठन ने अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कुलदीप कुमार, महामंत्री संगठन और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने प्रदेश कार्यालय में तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। महामंत्री संगठन कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह के 30 अक्टूबर को 3 कार्यक्रम होने हैं, जिनमें बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, घसियारी योजना का शुभारंभ समेत एक विशाल रैली की जाएगी, जिसके चलते पार्टी, संगठन और सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। देश के पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, 30 तारीख को उनके कार्यक्रम है 2-3। एक कार्यक्रम है घसियारी योजना को लॉन्च करना है और दूसरा कार्यक्रम एक पहले जो करेंगे वो यहाँ एक बैठक में सम्मिलित होंगे, कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद एक जनसभा भी। जनसभा ठीक से हो और एक अच्छा मैसेज देने वाली हो, जो हमने कहा है अब की बार 60 के पार वो मैसेज देने वाली जनसभा हो। इसके लिए महानगर और देहरादून जिले की बैठकें की, उसमें अलग अलग लोग। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नरेंद्रनगर विधानसभा के बिमार गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए थे। आज शहीद के परिजनों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के वीर सपूत राइफलमैन विक्रम सिंह देश की रक्षा में अपनी आहुति देकर भारतीय सैन्य पराक्रम के इतिहास में अजर अमर हो गए हैं। उनकी वीर गाथा को देश कभी नहीं भुला सकता। हम सबको उन पर गर्व है। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। जैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी, उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है। देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। अपने माँ बाप का नाम उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे सपूत को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही वहाँ मैं जब गया तो उनका एक ग्राम सभा की ओर से, समाज की तरफ से भी उनकी ओर से ये था कि उसके नाम पे कुछ हो जो कि यादगार एक बनी रहे। तो सड़क है, अन्य और भी, तो गेट के बारे में उनका था और उस गेट को भी मैंने वहाँ स्वीकृत किया है कि निश्चित है कि उसकी याद में हम लोग ये बनाएंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस जनता के बीच पैठ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना चाहती है।
इसी को लेकर बीजेपी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर में शक्ति केंद्र पर्याप्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी मौजूद रहीं। लॉकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही अभूतपूर्व जीत दिलाई जा सकती है। हम लोग लास्ट चुनाव में असेंबली चुनाव में 3 से 77 हुआ है। पूरा हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया, लेकिन हम लोग को ये मालूम है 2,28,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक ने जनता ने दिए हैं। और हम लोग जो आगे वाला चुनाव आएगा उसमें चुनाव होगा, सब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, केवल नारेबाजी का काम नहीं किया है। चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो, उनके लिए केवल और केवल जनता और जनता, कि जनता के लिए क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हो, चाहे वो प्रदेश में सुरक्षा के मामले हो, विकास के मामले हो। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। चुनावी मुद्दों पर उनका क्या कुछ कहना रहा, आपको भी सुनाते हैं। मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू जी, आइए उनसे बात करते हैं। समित जी, बेहद कम समय रह गया है चुनाव को उत्तराखंड के अंदर, आम आदमी पार्टी किस पायदान में है अब चुनाव को लेकर के? आम आदमी पार्टी सर्वोच्च पायदान पे है इस चुनाव को लेके। अगर आप देखेंगे तो हमने इसका पहले से ही लोगों के बीच में जाने का कार्य शुरू कर दिया था, चाहे वो कोरोना काल हो, उसमें जिस तरह से हम ऑक्सीमीटर्स लेके, दवाइयाँ लेके लोगों के बीच में पहुँचे। उसके बाद एक कैंपेन आई थी उत्तराखंड में भी केजरीवाल की, किस तरीके से हमने आम आदमी पार्टी ने आके दिल्ली में किस तरह कार्य किया और हमारी क्या योजनाएं हैं यहाँ को लेके। तो तब हम डोर टू डोर गए, जनता के बीच गए। फिर एक हमने कैंपेन करी, बिजली कैंपेन, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए हमने गारंटी कार्ड जो थे वो भरवाए, लोगों के पास गए, उनको बताया, उनको अवेयर किया। तो उसको भी जनता ने हाथों हाथ लिया और अल्प समय में हमने बहुत अच्छा टारगेट अपना अचीव किया। अब आजकल हम लोग रोज़गार गारंटी कार्ड लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसको भी लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इसके अलावा जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं वो समय समय पर हम उठाते हुए आए हैं। सभी 70 विधानसभा में सीटें में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव का बंटवारा कैसे होगा, किस तरीके से यहाँ पर रूपरेखा रखी गई है और प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है? कितने प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, अभी कितना होना और बाकी है? अभी हम लोग पूरे उत्तराखंड में 70 में से 22 विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। अब 30 नवंबर तक पार्टी की कोशिश है कि 70 के 70 विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएं और जिनमें से यही लोग जो हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हल्द्वानी विधानसभा की बात कर रहे हैं, समित टिक्कू एक जाना पहचाना नाम है। आम आदमी पार्टी में आने के बाद से आम आदमी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है समित टिक्कू ने। कितना मजबूती है आपकी टिकट को लेकर के और किस तरह से बोलेंगे? ये पूरी मजबूती के साथ हम मैदान में आए हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू हम लोगों के बीच जाएं, उनकी बातें सुनें, उनके जो भी मुद्दे हैं वो उठाएं और आगे से आगे ले जाके और उसको समस्या को एक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो पूरी एक मजबूत दावेदारी मेरी अपनी पूरी टीम की तरफ से है और पार्टी हाईकमान जैसे ही हमें हरी झंडी मिलती है तो आप देखेंगे कि एकदम से एक जो है पूरे हल्द्वानी की दशा और दिशा हम दोनों बदलने का काम करेंगे। तो समित टिक्कू ने भी साफ कर दिया है कि इन चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बनकर उभरेगी और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के वो जरूर पूरा करने का कार्य करेगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उत्तराखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे ने बताया कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम की हर विधानसभा में शुरुआत की गई है।
इस बार कांग्रेस हर बूथ के साथ विधानसभा सीट जीतकर डबल इंजन की सरकार को हराने का काम करेगी। पूरा मकसद यह है कि हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को पहचानें, उन्हें सही सम्मान दिया जाए और यह सुनिश्चित करें हमारे बूथ के कार्यकर्ता कि हम हर बूथ को जीत करके उत्तराखंड में किस प्रकार से हर सीट को भी जीतें और आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता जिस उम्मीद से हम लोगों की तरफ देख रही है कि इस डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाने के लिए वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ज़्यादा वोटों से कैसे जीते, इस तैयारी के लिए इन लोगों ने वहाँ सरकार की तरफ से क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं और क्या कमियाँ हो सकती हैं उसका विश्लेषण करने के लिए और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल का हमारा साथी उसको समझ सके, क्या गलत हरकतें हो सकती हैं उनको समझने के लिए, ईवीएम मशीनों में क्या छेड़छाड़ हो सकती है, इन बातों को समझने के लिए ये एक प्रशिक्षण शिविर इन्होंने तकनीकी लोगों को बुलाकर हमारे पार्टी के संगठन चमोली जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने कहा कि अगर जिला पंचायत में एक भी घोटाला हुआ है तो वो जांच के लिए तैयार हैं। इधर कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। 23 अक्टूबर को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी पर जिला पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने अलग अलग पत्रकार वार्ता कर सभी आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री से इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। देखो जी, जो भ्रष्ट होता है वो दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी खुद भ्रष्ट हैं और हमारे पास उनका पूरा काला चिट्ठा है। तो उपाध्यक्ष जी जल्दी हम जिला पंचायत के कुर्सी से उनको भी उतारें। उपाध्यक्ष जी, मेरा फ्लैट छोड़ दो, ये रेंट का कागज है, इसमें आप साइन कर दो। मेरा घर छोड़ दो, कई समय से देहरादून स्थित फ्लैट में वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमने लीगल नोटिस भी उनको दिए, 3 नोटिस दिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। मजबूर होकर के मुझको सेशन कोर्ट देहरादून में 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आज तक भी वो कब्जा करके हमारे आवास पे बैठे हुए हैं। हम बाहर हैं और वो मकान पे कब्जा करके। नियोजन समिति में हमको नहीं बुलाया जाता। एक बात बताऊं मैं आपको, उपाध्यक्ष जी नियोजन समिति के मेंबर हैं ही नहीं और वो फिर भी नियोजन समिति में हमेशा रहते हैं। इस बार के अलावा जो भी 2 साल से हमारी जो नियोजन समिति की बैठक हुई, फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। फिर भी हमने कभी कुछ नहीं बोला और वो अपने आप घुसते हैं और ऐसा बोल। आप सबको पता है नियोजन समिति का मेंबर उपाध्यक्ष होता कि जिला पंचायत का, जब होता नहीं तो ये क्या एलिगेशन है, क्या आरोप सिद्ध, जो आरोप उन्होंने जो पॉइंट वाइज लगा रखे उनको सिद्ध तो करो। एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाए तो जो झबरेड़ा विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रदेश सचिव वीरेंद्र जाती ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को नजदीक बताते हुए पार्टी के संदेश को जन जन, घर घर, कस्बा कस्बा, गांव गांव तक पहुंचाने की ठान ली है। दरअसल वीरेंद्र जाती कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी की ओर से चुनाव 2022 की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं वीरेंद्र जाती ने जानकारी दी कि आज वह झबरेड़ा विधानसभा के हर गाँव में जा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस युवाओं को रोजगार, बेहतर चिकित्सा, शिक्षा, बेहतर सड़कें और बेहतर बिजली का संदेश देगी। देखिए, चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग भी जोर शोर से कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम लोग हमारे विधानसभा के अंतर्गत हम पर्सनल लेवल पर घर घर कांग्रेस अभियान चला रहे हैं, जिसमें विधानसभा के हर घर, हर कस्बे, हर गांव में, हर घर घर जा कर के हम कांग्रेस की अपील पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस का संदेश पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस के संग सशक्त समृद्ध उत्तराखंड, ये एक हमारी अपील है, जिसमें हम युवाओं को रोजगार, बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़कें, बेहतर बिजली, ये अपील पहुंचा रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा राज्य के विकास को लेकर के, सभी जनों के विकास को लेकर के कांग्रेस ने कार्य किया है
इन्हीं सब नीति और रीतियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे कांग्रेस के जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। विधानसभा में लगभग 72-73 गाँव हैं और लगभग हम लोग अपना संदेश लेकर के लगभग 18 गांव हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारा अभियान जारी है। हम विधानसभा के प्रत्येक घर, प्रत्येक गली को हम इसमें टच करेंगे और सभी के पास अपना संदेश लेकर पहुंचेंगे। देखिए, मैं तो पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। झंडी देना नहीं देना वो पार्टी का काम है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। बाकी हाईकमान जो भी आदेश करेगा उसका पालन। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर कांग्रेस के युवा नेता और एआईसीसी के सदस्य सुमित हृदय ने सरकार की तैयारियों और मुआवजे की राशि पर कई सवाल खड़े किए हैं। सुमित हृदय ने कहा कि आपदा से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह फेल रही है। मौसम विभाग द्वारा पहले से मौसम बिगड़ने के संकेत मिलने के बावजूद धामी सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कुमाऊं में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग बेघर हो गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। उनकी माने तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां मौसम का हाल पहले से ही पता लग जाता है, ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे संवेदनशील इलाकों से लोगों को पहले ही हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा पूर्व में चेतावनी दी गई थी, जिस हिसाब से पूर्वानुमान था कि कितना बड़ा ये मौसम का फेर आ रहा है, कितनी भारी बारिश की आशंका है, उसके हिसाब से जो ये संदिग्ध इलाके थे जहाँ पे आपदा का से ज़्यादा प्रभाव की एक आशंका थी, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके पहली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हटा दिया जाए। जब हमारे पास ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिससे साफ पता लग जाता है कि मौसम में ऐसी खराबी आने वाली है, उत्तराखंड में एक आपदाग्रस्त क्षेत्र के तौर पर चिन्हित भी रहता है, तो हमें जान माल की पूरी जो चिंता जिस प्रकार से करनी चाहिए थी, शायद राज्य सरकार उस प्रकार से नहीं कर पाई। दूसरा, जो मुआवजे की धनराशि राज्य सरकार ने अभी तक जारी करी है, जो मृत हुए हैं उनके लिए वो सही राशि नहीं है, उसमें बहुत सारी वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्रति मृत्यु जो हुई है उसमें परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और साथ ही साथ अब जो 50 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। लोगों की फसल उजड़ गई है, लोगों की आजीविका पे संकट आ चुका है। पहली कोरोना की आर्थिक मार लोग झेल रहे हैं। किसान वैसे ही आंदोलनरत हैं और अब उनकी खेती भी मौसम की वजह से खराब हो गई। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में पिछले दिनों आई आपदा से अल्मोड़ा जिले में जहां आम जनजीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, वहीं सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद की, तो 11 विकास खंडों के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग का मनरेगा और पानी सहित अनेक सरकारी संपत्तियों का 56 करोड़ 30 लाख का नुकसान हुआ है। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में आई आपदा से जनपद के सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ, जिसका आकलन विभागों द्वारा दिए गए हैं, जिसको शासन को भेजा जा रहा है। देखिए, विकास खंडों से हमने ग्राम विकास और पंचायती राज की रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि हर विभाग से उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो खंड विकास अधिकारियों द्वारा जो हमें अभी तक सूचना प्रेषित की गई है, उसमें 4256 योजनाएं क्षतिग्रस्त होने की बात है और इसमें करीब 53 करोड़ रुपए के नुकसान होने का उन्होंने आशंका जताई है और जो एक प्रारंभिक प्राकलन किया है वो लगभग 53 करोड़ रुपए का किया है। तो कौन सी योजना है? उसमें ज़्यादातर मनरेगा से बनी हुई परिसंपत्तियां हैं और कुछ पेयजल और ये राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के द्वारा जो ग्राम पंचायतों में काम होता है उनके। ऋषिकेश स्थित भैरव कॉलोनी में सीवरेज की समस्याओं के निदान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने भैरव कॉलोनी, त्रिवेणी कॉलोनी और पंचकुटी को जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के तहत 462 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर बिछने वाली सीवर योजना से जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि योजना के बनने के बाद ऋषिकेश में सीवर की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ का जो विषय है ये ढाल वाले प्रोजेक्ट में जुड़ा था। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग इसके लिए कहीं उदासीन थे। विषय ये था कि ये ढाल वाले प्रोजेक्ट में जुड़ा था, कि इसको ढाल वाले जो हमारा ढाल वाला विधानसभा क्षेत्र वो नरेंद्र में आता है, वो उसमें जुड़ा था। आज मैंने जो इनके पीडी हैं मिस्टर उदय राज, उनको मैंने फ़ोन करके कहा है किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को जो KFW के माध्यम से 462 करोड़ का है उसके साथ जोड़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 462 करोड़ की जो ये योजना है ये बहुत जल्दी धरातल पे होगी। अब वो योजना लेट हुई तो फिर इनके सामने यही संकट होगा, फिर इनका यही कहना होगा साहब आप कह के चले आते हैं, होता नहीं है। इसीलिए मैं आज इस बात को कहने के लिए आया हूँ कि बीते दिनों हुई भारी बारिश का असर अब भी बरकरार है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में सिकुड़ा के पास पहाड़ी से अचानक एक बोल्डर सड़क पर आ गिरा। बोल्डर के साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान कई वाहन मलबे की चपेट में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मलबा आने के बाद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH बंद हो गया है। फिलहाल इस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। लोगों की सूचना के बाद प्रशासन ने मौके पर JCB मशीन भेजी। फिलहाल JCB मशीन द्वारा मार्ग सुचारू कराया जा रहा है। वहीं मलबा आने के बाद रोडवेज समेत कई वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। मामले में चौकी इंचार्ज संजय जोशी ने बताया कि JCB द्वारा मलबा हटाने का कार्य जारी है। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में बीते दिनों आई आसमानी तबाही के बाद से ही लोग बेहाल हैं, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों ने धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने आपदा प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेता का कहना है कि जो धनराशि सरकार की ओर से दी जा रही है उससे बाढ़ पीड़ितों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। एक घर में एक मुट्ठी चावल नहीं बचा, एक मुट्ठी नमक नहीं बचा, बिस्तर नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रुद्रपुर, दिनेशपुर या तमाम जो तराई के बेल्ट में जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, शासन से मांग करता हूं कि उन्हें उचित। प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी को 8 अखाड़ों के सहयोग से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद से ही निरंजनी अखाड़े में खुशी का माहौल है। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही मां मनसा देवी मंदिर परिसर में मिठाई भी बांटी गई। आपको बता दें कि कल प्रयागराज में संपन्न हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद निरंजनी अखाड़ा और सहयोगी अखाड़ों में खुशी का माहौल है। मां मनसा की असूम अनुकृपा से और हमारे महंत जी श्री रविंद्रपुरी जी जो मनसा देवी के अध्यक्ष हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं,
और आज महाकाली के भक्त हैं। आज इन सबकी कृपा से हमारे महन जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। उसकी हमको, हमारे मंदिर सभी स्टाफ को, मंदिर के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको, सभी जितने यहाँ दुकानदार हैं उन सबको अपार खुशी है। और उसी खुशी के उपलक्ष्य में हमने आज माँ से प्रार्थना करी, हे माँ हमारे महन जी को, श्री रविंदरपुर जी को लंबी आयु प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, और वो अपने जो उनको पद मिला है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष का पद मिला है, वो उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और माँ मनसा उन पे हमेशा अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखें। वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और पूरी दुनिया में उनका नाम हो। यही माँ मनसा से हमने आज प्रार्थना की। माँ को चुनरी उड़ाई गई, माँ को प्रसाद चढ़ाया गया और सभी भक्तों को। देहरादून के वार्ड नंबर 34 गोविंदगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कराए जा रहे मुख्य सड़क और नाली निर्माण का कैंट विधायक हरबंस कपूर ने जायजा लिया और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल गोविंदगढ़ क्षेत्र में नालियों का काम काफी समय से किया जा रहा है और इन कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत पर विधायक देर रात स्कूटर से मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यों में की जा रही ढिलाई को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाई। ये हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि जो भी कार्य हो वो पूरी तरह से, पूरी गुणवत्ता से हो और ठेकेदारों को भी और अधिकारियों को भी, विभाग को भी ये स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।